मैं पहुंच गई हूँ पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी यहाँ से होटल जा रही हूँ। एयरपोर्ट के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना मना है, इसलिए मैंने बाहर आके लिया। दोस्तों पहुँच गई हूँ अपने होटल में, ट्रीबो रीजेंसी। कमरा काफ़ी अच्छा है, छोटा है लेकिन कॉम्पैक्ट है, बढ़िया। सारा कुछ जो रिक्वायरमेंट है उतना है। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और ये सेकंड फ्लोर पर है और बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है। कोरेगांव पार्क के बिल्कुल पास है। कोरेगांव पार्क को केजी पार्क कहते हैं, काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं पुणे में, पुराने फ्रेंड्स हैं स्कूल के। उम्मीद है कि उनसे भी मुलाकात हो पाएगी। दोस्तों पुणे आके ट्रेडिशनल जो महाराष्ट्रियन खाना है तो ये जो है ये कोल्हापुरी पाव भाजी है जो आपको दिख रही है। ट्रेडिशनल जो हम वैसे पाव भाजी नॉर्थ इंडिया में खाते हैं उससे ये काफ़ी डिफरेंट होती है। कोल्हापुरी पाव भाजी मतलब ट्रेडिशनल जो महाराष्ट्रियन पाव भाजी है वो है। और ये जो आप देख रहे हो ये है रगड़ा पैटिस। ये मैं पहली बार खा रही हूँ, देख भी पहली बार रही हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसा खाने में होता है। अभी ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी निकल चुके हैं भीमा शंकर के लिए। सुबह 6 बजे है और पुणे से भीमा शंकर है करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी टैक्सी से जा रहे हैं, 2 घंटे लग जाएंगे। बस से भी जा सकते हैं आप, लेकिन बस हमने अवॉइड किया, भीड़ भाड़ रहेगी। अभी वैसे भी सावन चल रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंदिर में काफ़ी भीड़ रहेगी। तो देखते हैं क्या हिसाब है वहाँ पे वीआईपी एंट्री वगैरह का। आजकल तो हर जगह ही अवेलेबल है। और मेरे साथ है मेरी स्कूल फ्रेंड अनुप्रीति सक्सेना। एंड मज़े की बात यह है कि अनुप्रीति आज मेरे साथ दर्शन करने जा रही है। और एग्जैक्टली 12 साल पहले 2013 में जब मैंने महाकालेश्वर ओंकारेश्वर दर्शन किए थे, तब ये मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड थी। लेकिन उस टाइम पे हम मिल नहीं पाए थे, पर इन्होंने ही अरेंज किया था महाकाल में जो भस्म आरती होती है वहाँ दर्शन करने के लिए। अनुप्रीति ने ही अरेंज किया था। आज अच्छा लग रहा है कि हम साथ में दर्शन करने जा रहे हैं। बस जय बोले बाबा। यस। अभी दोस्तों पहाड़ी रास्ते से चल रहे हैं। आसपास देखिए कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। और भीमा शंकर जो है वो आपको पता ही है कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक है। और महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाराष्ट्र में इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो नासिक में है, और उसके दर्शन में 2014 में कर चुकी हूँ। और इसके बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि औरंगाबाद के पास पड़ता है। तो महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें से दूसरा भीमा शंकर, उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, सावन की जो बात मैंने कही उसमें भी एक बात है कि उत्तरी भारत में सावन का महीना जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी भारत में थोड़ा सा फ़र्क है। वो मैंने पढ़ के देखा, उसमें पूर्णिमा को मंथ का एंड नहीं माना जा सकता। उत्तरी भारत में हम पूर्णिमा से मंथ का एंड मानते हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण में अमावस्या के दिन को मंथ का एंड माना जाता है। तो इसलिए जब वो अमावस्या आएगी जो कि शिवरात्रि के जस्ट एक दिन बाद आएगी, तो 25 तारीख के आसपास यहाँ पर सावन शुरू होगा। हालांकि अभी मंदिर जाके हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितनी भीड़ भाड़ है और क्या है। लेकिन जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकली सावन पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से में अमावस्या के एंड में आता है, ऐसा माना जाता है। अभी दोस्तों दूर जो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ये सह्याद्री हैं, और इनके बीच में से ये रास्ता होके जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ भी लेजेंड अटैच्ड है। लेजेंड मतलब कि जो स्टोरी होती है उसके साथ में, वो हर ज्योतिर्लिंग के साथ में होती है। तो उसी तरह से भीमा शंकर के साथ भी 2 लेजेंड्स हैं। और इसमें से एक लेजेंड ये कहता है कि जो त्रिपुरासुर राक्षस था उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी और उनसे वरदान मिला था उसको कि उसके जो 3 पुर हैं उसने 3 लोक बनाए थे। एक सोने का, एक चांदी का और एक ब्रॉन्ज का था, मतलब कांसे का था। तो उसको ये वरदान मिला था कि जो उसके 3 लोक हैं उसका विनाश तब तक नहीं हो सकता किसी भी देवता, मनुष्य या राक्षस के द्वारा, जब तक कि वो तीनों एक सीधी लाइन में नहीं आ जाते और उनको एक ही तीर से भेदना पड़ेगा। तो इतना कठिन जो लक्ष्य था ये केवल महादेव ही पूरा कर सकते थे। तो क्योंकि वो उसने अजेय होने का भी वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, तो वो तीनों लोकों में उसने बड़ी तबाही मचा दी थी। और देवताओं के राजा इंद्रदेव भी परेशान हो गए थे उससे। फिर महादेव से रिक्वेस्ट किया गया कि आप कुछ कीजिए इसके बारे में।
तो फिर महादेव ने उसका जो तीनों पुर एक लाइन में जब आए तो उन्होंने उसी समय उसको तीर से भेद दिया उसको। और जो उनका धनुष है, ज़्यादातर हमने महादेव के हाथ में त्रिशूल देखा है, लेकिन उनके पास एक धनुष भी है, उसका नाम है पिनाक। वो पिनाक पाणी कहते हैं, इसीलिए एक नाम शिव का पिनाक पाणी भी है। तो इस तरह से उन्होंने त्रिपुरासुर का अंत किया और फिर यहीं पर भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और जो दूसरी कहानी है या जो दूसरा लेजेंड है वो ये कहता है कि रावण के पूरे परिवार का, पूरे वंश का विनाश हो जाने के बाद जो रावण के भाई कुंभकर्ण थे, उनका बेटा, उसका नाम था भीमासुर, उसने अपने पूरे परिवार के विनाश हो जाने का बदला लेने की सोची। और उसने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव से उसको वरदान मिला कि उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो इस तरह से भीमासुर भी जो है वो निर्भय होकर बिल्कुल तीनों लोकों में तबाही मचाने लग गया। तो उसके बाद फिर सारे ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से आराधना की कि आप कुछ कीजिए, भीमासुर के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, कि उसने बहुत सारे साधु संतों का और देवताओं का विनाश कर दिया है। तो फिर भगवान शंकर ने भीमासुर से युद्ध किया और कहते हैं कि जो युद्ध में उनका पसीना बहा, उसी से भीमा या भीमारथी जो नदी है जो भीमा शंकर में है, वो नदी भगवान शंकर के पसीने से बनी है। और भीमासुर को पराजित करने के बाद वो वहाँ पर भीमा शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चारों तरफ देखिए कितनी हरी भरी वादियाँ हैं, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। कौन से नेस्ट है? बया वीवर के। हाँ, इस एरिया में बया वीवर के नेस्ट भी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती होती है मूंगफली वगैरह की ज़्यादा होती है, ग्राउंड नट की खेती है। और क्या होता है भैया यहाँ पे? दूध होता है। अच्छा, दाल। ओके। अभी भीमा शंकर लगभग 40 किलोमीटर और है, तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में शायद हमें पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद फिर पता चलेगा कि कैसा क्राउड वगैरह है, क्या कितना टाइम लगेगा, वो सब देख के फिर उसके बाद वापस भी निकलना है। तो जो भीमा नदी का जिक्र मैंने किया, जो जिस समय भीमासुर से युद्ध किया था, भगवान शंकर ने उसको हराया था, उनका पसीना बहा, उससे भीमा नदी बनी। उस नदी पर एक डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, उसका नाम है उजानी डैम। अभी दिखेगा हमें रास्ते में। और उसी डैम के पीछे जो पानी जमा है, जो उसके बैक वाटर्स हैं, वहीं पर जाड़ों के मौसम में या अभी थोड़ा जैसे ही गर्मी जाएगी तो फ्लेमिंगोज आते हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा कि कच्छ में और मुंबई के भी कुछ हिस्सों में, जो है ठाणे में, फ्लेमिंगोज के बहुत बड़े बड़े झुंड आते हैं, बहुत बड़े बड़े झुंड। तो वो उजानी डैम के जो बैक वाटर्स हैं वहाँ पर भी फ्लेमिंगोज के बड़े बड़े झुंड आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी वहाँ पे आते हैं। वहाँ पर हम कल जाएंगे। कल हमारा बिग वन बर्ड सेंचुरी, जो कि पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अभी हम जिस दिशा में जा रहे हैं भीमा शंकर, इसके उल्टे दिशा में है, कोल्हापुर रोड पर है, मतलब पुणे और कोल्हापुर के बीच वाली जो रोड है उस डायरेक्शन में है बिग वन। तो हम वहाँ पर जाएंगे, ग्रासलैंड सफारी भी करेंगे, और फिर ये जो उजानी डैम के जो बैक वाटर्स हैं जहाँ पर ये पक्षी आते हैं, वहाँ पर बोट से जाएंगे। तो इस समय फ्लेमिंगोज उतने तो नहीं होंगे जितना कि जाड़ों में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्लेमिंगोज और बाकी पक्षी भी दिखने की उम्मीद है। तो वहाँ पे कल जाने का प्लान है। तो वो जो जगह है जहाँ पर वो फ्लेमिंगोज आते हैं, वो इसी भीमा नदी के ही बैक वाटर्स पर बना हुआ है, जो कि उजानी डैम का एरिया है। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं बांधवगढ़ गई थी तो वहाँ पर एक छोटा सा पॉडकास्ट मैंने किया था, जो कि वहाँ के जो ओनर हैं दुबे जी और उनकी वाइफ, उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उनके बेटे ने। तो उस पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि मैंने बर्डिंग की जर्नी कैसे शुरू की और इस जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा मदद किससे मिली। तो जिनसे मुझे मदद मिली थी वो न्यूटन सर हैं, मतलब रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं वो, और उनका नाम है नरेंद्र सिंह खेड़ा सर। तो वो अभी यहीं पर हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे अभी अभी बात हो रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि कल के लिए आप टैक्सी बुक मत करो, अब मेरा नाम भी आप सफारी में ऐड करवा दो। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो बनता है वहाँ ग्रासलैंड सफारी के लिए, बिग वन में बनता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये परमिट बनता है। तो उसमें मेरा नाम आप ऐड करा दो, तो मैं आपको सुबह पिकअप कर लूँगा 3:30 बजे, और फिर हम इकट्ठे ही सफारी कर सकते हैं।
फिर वो बैक वाटर्स में जो बोटिंग वगैरह है वो भी कर सकते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड और न्यूटन सर, हमारा प्लान यही है कि हम तीनों लोग कल सुबह निकलेंगे। तो अभी फ़ोन पे उनसे बात ही हो रही थी इसी बारे में, और आज जैसे ही दर्शन हो जाएंगे उसके बाद फिर कल का प्रोग्राम फाइनलाइज होगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं भीमा शंकर की तरफ ही, और जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर हमारे दर्शन होंगे। दोस्तों पहुंच गए हैं, और अभी यहाँ पर जो है ये भीमा शंकर अभयारण्य है, वन्य जीव विभाग, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, खेड़ तालुका है ये। डेंस फॉरेस्ट है दोस्तों दोनों साइड पे। अभी देखिए 3 किलोमीटर और जाना है हमें। जहाँ पे चेक पोस्ट पे एंट्री हुई थी, फॉरेस्ट वालों का चेक पोस्ट था वो, वहाँ से आई थिंक 6 किलोमीटर था। और ये पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। पहुंच गए हैं दोस्तों, अभी गाड़ी पार्क हो गई है और अब यहाँ से आगे पैदल जाना है। थोड़ी दूर, मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोमीटर का वॉक है, और सीढ़ियाँ भी हैं, नीचे जाना पड़ता है, वापस आते समय ऊपर आना पड़ेगा। तो मंदिर पे पहुँच के देखती हूँ कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है, नहीं तो फिर फ़ोन वगैरह तो जमा हो जाएगा बाहर, और उसके बाद फिर निकल के फिर रिकॉर्ड करूँगी। ये सीढ़ियाँ शुरू हो गई दोस्तों, अंदर नीचे जाकर मंदिर है। प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और कोई वीआईपी लाइन नहीं है, अच्छी बात है, हम जनरल लाइन से ही जाएंगे। दोस्तों अभी 1 घंटा हुआ है लाइन में लगे हुए हैं, और लगभग हम मेन एंट्रेंस के पास में पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन जनरल लाइन से बिना कोई पैसे दिए, बिना अलग से गए, हम आराम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हो गए, अपने हाथों से जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, माला चढ़ाया श्रावण में। ऐसा आशीर्वाद कहाँ मिलता है किसी को। और इस तरफ देखिए, ठीक भोलेनाथ के सामने शनि देव का मंदिर है, और इसके ऊपर जो ये बड़ा सा ये जो घंटा लगा हुआ है, ये जो बाजीराव 1 थे, उनके ब्रदर चीमाजी अप्पा ने यहाँ पर डोनेट किया था, और इसको उन्होंने जीता था पुर्तगालियों से लड़ाई किया था, और उसमें ये बेल उन्होंने जीता था, उसको यहाँ पर भीमा शंकर में डोनेट किया गया था। यहाँ से दोस्तों मंदिर का शिखर दिख रहा है, भीमा शंकर मंदिर का जो शिखर है वो यहाँ से दिख रहा है। बाहर बारिश भी होने लग गई है अच्छी खासी, और धुंध सी पड़ रही है बिल्कुल। बाहर जाकर कितना कर पाएंगे पता नहीं, कि फ़ोन गीला हो जाएगा, तो इसलिए यहीं अंदर से शूट कर रही हूँ। यहाँ से और भी अच्छा दिख रहा है शिखर ओपन में। बारिश रुक गई है अभी, यहाँ पे तो पल में बारिश होती है और पल में रुक जाती है। पूरा आसपास देखिए धुंध कैसे छाया हुआ है। यहाँ पूरी दुकानें हैं और एटीएम वगैरह है। अब बस हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ड्राइवर को ढूंढेंगे तो फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। और इसी के साथ मेरा ये जो ज्योतिर्लिंग दर्शन की श्रृंखला है, इसमें ये 9th ज्योतिर्लिंग था, और अब इसके बाद कृष्णेश्वर जब कंप्लीट हो जाएगा तो 10th ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। फिर केवल 2 रह जाएंगे, जिसमें कि रामेश्वरम और श्री शैलम है। अब ये जो मंदिर है ये एक्चुअली 18th सेंचुरी में बनवाया गया था, काफ़ी रिसेंट है। जो ओरिजिनल मंदिर था उसके ऊपर बनवाया है ये, उस समय जो पेशवा थे उन्होंने बनवाया था, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने खारोसी गांव इस मंदिर को डोनेट भी किया था, जिससे कि इस मंदिर का जो खर्चा है पूजा पाठ का वो उस गांव के लोगों के आमदनी से ही निकलता था। तो यहाँ पर अंदर मैंने जो शनिदेव के सामने जो बेल लगा हुआ है वो तो दिखाया ही आपको, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो नागर शैली में है, जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मिलता है। लेकिन जो डेक्कन का जो बिल्डिंग स्टाइल है उसमें भी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। नागर शैली के साथ में कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं डेक्कन स्टाइल में भी। तो ये दोनों डेक्कन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन है ये टेम्पल। दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 राशियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है ये जुड़ा हुआ है मकर राशि के साथ, और मेरी लग्न और राशि दोनों मकर है। तो ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी तरह हर एक ज्योतिर्लिंग पे किसी न किसी राशि के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे केदारनाथ जो है वो कुंभ राशि के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ लोग उसको भी मकर राशि से जोड़ के देखते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 राशियों का समावेश है। इस तरफ देखिए धान की बुआई का काम चल रहा है, कहीं पे भी बुआई चल रही है और कहीं पे थोड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पे देखिए पानी की ज़रूरत बहुत होती है धान को, तो खेतों में ऐसे पानी डाला हुआ और बारिश हो भी रही है, तो रेनकोट पहन के लोग धान की बुआई कर रहे हैं। ये रास्ते में एक भोलेनाथ की मूर्ति है बड़ी, यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा। वैसे तो रास्ते में रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम रुक गए।
वापस चल पड़े दोस्तों पुणे की तरफ। तो श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग दर्शन, और वो भी वो ज्योतिर्लिंग जो खास मकर राशि के लिए है। तो इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, इसमें आशीर्वाद है महादेव का जो हमें हर जगह बुला लेते हैं। तो उम्मीद है कि महादेव आगे भी हमें ऐसे ही बुलाते रहेंगे और उनके 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अच्छी तरह से कर पाएंगे।